अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ ने मुल्क में जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। नवाज शरीफ मुल्क की तमाम सियासी कुव्वतों से मुशावरत करेंगे। मुशावरती इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मदऊ करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए नून लीग का कहना है कि नवाज शरीफ सियासी कायदीन को जल्द दोहराने पर मदऊ करेंगे। जमहूरी निज़ाम की मजबूती और माशी मसाइल का हल। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मुल्क की तमाम सियासी क़यादत से मुशावरत का फैसला। सराय नून लीग का कहना है कि चंद रोज में नवाज शरीफ को सियासी रहनुमाओं से राब्ते करेंगे। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को तहरीक इंसाफ के वक्त को भी मदऊ करने की तजवीज़ दे दी। बड़ी सियासी बैठक में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने पर बात होगी। सियासी जमातों को इंतकाम से गुरेज के बयानी से भी आगाह किया जाएगा। दूसरी तरफ इलेक्शन के लिए नून लीग के उम्मीदवारों की जानिब से टिकट की दरख्वास्तें जमा कराने का सिलसिला भी जारी है। सूबाई असेंबली के उम्मीदवार के लिए 1 लाख, जबकि कौमी असेंबली के उम्मीदवार के लिए 2 लाख रुपए टिकट फीस मुकर्रर की गई है। और पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने मुल्क में जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए अब तमाम सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला भी किया। इसी पर हम बात करेंगे। फहद चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ है। जी फहद, क्या अपडेट्स है? कब तक ये मीटिंग, ये दोहराने का एहतमाम होगा और कौन कौन सी सियासी जमातों को बुलाया जाएगा? जी देखिए, मुस्लिम लीग नून ने अब इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के बाद अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसे भरपूर तरीके से शुरू करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक अगले हफ्ते के दौरान नवाज शहबाज शरीफ जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी की दीगर मरकजी क़यादत के साथ जो है ये अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करेंगे। लेकिन उससे पहले नून लीगी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ तमाम जो सियासी क़यादत है उसको इकट्ठा करने के बारे में सोच रहे हैं और कई रहनुमाओं ने तजवीज़ दी है कि तमाम सियासी जमातों बशमूल तहरीक इंसाफ को भी बातचीत के लिए मदऊ किया जाए और एक ओवरऑल जो इंतखाबी माहौल है, इंतखाबात के लिए जो मुख्तलिफ इलाकों में बातचीत है मुख्तलिफ मामलात पर, उसको शुरू किया जाए। और नवाज शरीफ सियासी क़यादत के साथ मुल्क को दरपेश चैलेंजों पर गुफ्तगू करेंगे। इन चैलेंजेस में मुआशी मसाइल शामिल हैं और इसके अलावा सियासी जमातों को एक दूसरे की ज़ाती मुखालफत या सियासी इंतकाम ना लेने के जो नून लीग का बयानिया है उससे भी आगाह किया जाएगा और ये तजवीज़ दी जाएगी कि इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातें मिलकर जो है वो इस अमल में उतरें ताकि पुरअमन तरीके से शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए जा सके। जी बहुत शुक्रिया फहद चौधरी, हमें तफसीलात से आगाह करने। तो खबर है इस्लामाबाद से, जहां अदालत ने फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को चेहरे पर कपड़ा डालकर बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया और उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत को बताया कि फवाद चौधरी ने शहरी से 50 लाख रुपए लिए थे। मजीद तफ्तीश के लिए 5 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। फवाद चौधरी ने डॉक्टर तक रसाई की इस्तदा की। अदालत ने साबिक वजीर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। और अब आपको बताएं कि सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का दंगल जारी है। PTI, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला है। कराची के 5 अजला में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड की 10 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी है। सिंध भर में कौंसलर्स की 25 नशिस्तों पर मुकाबला हो रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी मैदान में हैं। एक और इंतखाबी मार्का, अवाम किसके साथ, फैसला आज शाम हो जाएगा। सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। कराची में 3 UCs, 2 वाइस चेयरमैन, 4 वार्ड्स की नशिस्तों पर 2,06,624 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। PTI, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी मैदान में हैं। सक्खर डिवीज़न में 6 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। खैरपुर में 2 म्यूनिसिपल कमेटी समेत जनरल काउंसिलर्स की 4 नशिस्तों पर मुकाबला है। नवाबशाह के टाउन कमेटी दौड़ में जनरल नशिस्त पर कांटे का मुकाबला है। 121 स्टेशन पर पोलिंग जारी है। रात का रोना नहीं, कराची के मसाइल हल करने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हमें गैर मुकामी कहने वाले बाहर से लोग लाकर माहौल खराब कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI से अकेले लड़ रही है। हमने लोगों से वोट मांगा है अपने काम के ऊपर, अपने किरदार के ऊपर। हमने ये नहीं कहा हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमने ये नहीं कहा कि हम ये चीज़ करेंगे।
ہم نے ان کو بتایا کہ پیپلز پارٹی نے ان کے لیے کیا 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 ہے، ہم نے ان کے لیے کیا کیا کیا، اور الحمدللہ وہ رسپانس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے دوسری کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں افہام و تفہیم کے ساتھ پولنگ کا پروسیس مکمل ہو۔ جو لوگ ہم پر الزام لگاتے تھے مقامی غیر مقامی کا، ہمارے تو لوکل لوگ یہاں پر موجود ہیں، باہر سے لوگ لا کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پیپلز پارٹی اکیلے لڑ رہی ہے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ساتھ، بلہ ترازو مشترکہ طور پر لڑ رہا ہے، اور اس ٹاؤن کا چیئرمین بھی بلے کا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس سوسی کا انتخاب کیا کیونکہ ہم مطمئن ہیں، ہم نے لوگوں کی خدمت کی، اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کو یہ منافقت کی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ یہ لوگ تو پروٹوکول کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے ملتان، جہاں پر علامہ طاہر اشرفی اس وقت فلسطین کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور وہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ ہم 11 نومبر کو ریاض میں ہونے والی عرب سربراہ کانفرنس کی طرف بھی نظریں لگائے ہوئے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کو وہاں سے پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف پراپیگنڈا کرنا جانتے ہیں۔ دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے مشترکات، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی ریاست ہو، ہماری مشترکات فلسطین اور کشمیر ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے۔ نہ کوئی کشمیر سے غداری کر سکتا ہے، نہ فلسطین سے غداری کر سکتا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں اس وقت گزشتہ 2 دن میں آپ نے دیکھا پاکستان میں گوادر میں اور پھر پی ایف ایئر بیس میاں والی پہ، ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں۔ یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میرے ملک کی فوج کے جوانوں نے، میرے ملک کے سلامتی کے اداروں نے پی ایف ایئر بیس کو جس طرح محفوظ کیا، میں اس پر اپنی فوج، سپہ سالار، سلامتی کے اداروں، فضائیہ کے جوانوں، سب کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میری فوج کے جوانوں نے گوادر میں شہادت دے کر اپنے وطن کی امن اور استحکام کو مضبوط کیا۔ میرا فوجی جوان، میرا پولیس کا جوان، میرے سلامتی کے اداروں کے جوان، افسران، میرے ملک اور میری قوم یہ اپنے وطن پر قربان ہونا فخر اور اعزاز سمجھتی ہے۔ سلام عقیدت ہے ان والدین کو جن کے بچے شہید ہوئے ہیں، ان بیٹوں کو جن کے باپ شہید ہوئے ہیں، ان بیٹیوں کو جن کے باپ اس وطن کے لیے شہید ہوئے ہیں، اور ان ماؤں کو جنہوں نے شہداء اور غازی پیدا کیے۔ پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی کی لہر کیوں آئی ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس کی وجہ کہ پاکستان کے اندر معاشی استحکام آ رہا ہے۔ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے اور فوج کے ادارے نے حکومت کے ساتھ مل کر غیر ملکی انویسٹمنٹ کے لیے جو سہولت کار ایک فیسیلیٹیشن کونسل بنائی، اس کے بعد صرف حکومتیں نہیں، ہمارے برادر اسلامی ممالک اور اسلامی دنیا کے تاجر بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد میں بزنس مین انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے دشمنوں کو قبول نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مستحکم ہو۔ پاکستان کا استحکام عالم اسلام کا استحکام ہے۔ پاکستان مستحکم ہے تو غزہ میں فلسطینی بھی مستحکم ہوتا ہے، ارض حرمین شریفین کا دفاع بھی مستحکم ہوتا ہے۔
एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी की जंग शुरू की गई है। हमने 9/11 के बाद भी ये जंग जीती थी। हमारे उलमा, मशाइख, हमारी फौज, हमारी पुलिस, CTD, ISI, IB, कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसका खून इस वतन की सलामती के लिए शामिल ना हुआ हो, लेकिन हमने दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग जीती थी, अब भी इंशाअल्लाह जीतेंगे। मुल्तान में इस वक्त वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर दें आपको कि कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स टर्न आउट कम है। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सलाहुद्दीन अली से, जो इस वक्त UC 3 माड़ीपुर में मौजूद हैं। जी सलाहुद्दीन। तो कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। 3 UC चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन, 4 वार्ड काउंसलर के लिए जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके लिए पोलिंग का अमल जारी है। और इस सिलसिले में मैं इस वक्त मौजूद हूँ UC 3 माड़ीपुर में। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 10 और 11 पर यहाँ पर तकरीबन जो है वो 2600 से ज़ायद वोटर रजिस्टर्ड हैं और अभी तक जो है 500 तक जो है वो वोट कास्ट हो चुके हैं। लेकिन पोलिंग स्टेशन 12 पर जो है वो 900 से ज़ायद वोटर्स दर्ज हैं और वहाँ पर तकरीबन 70 से ज़ायद जो है वो वोटर कास्ट हुए हैं। तो हमने देखा है कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर अभी भी टर्न आउट जो है वो कम है और इस हवाले से जो है सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। और पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पोलिंग का अमल जैसे ही 5 बजे ख़त्म होगा, जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे उनको वोट कास्ट। बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन आपका। और कराची की UC 13 सदर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। मोहम्मद खातून ने भी वोट डालकर अपना कौमी फरीज़ा अंजाम दिया। खातून का कहना था कि वोट एक कौमी अमानत है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राजा इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी राजा इमरान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। इस वक्त मैं UC 13 में मौजूद हूँ, जहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे ही जो वोटर जो हैं वो अपने हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी तादाद में जो है आ रहे हैं। इस वक्त एक बुजुर्ग खातून जो हैं वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करके आई हैं, उनसे बात करते हैं। मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं आगरा ताज से आई हूँ, इधर बेटी के घर में। फिर मेरे को चैन नहीं आया, सुकून भुट्टो का नाम सुन के मैं बेचैन थी। हाँ, जिए भुट्टो जब आवे तो बेटी बोले नहीं जा, गिर जाएगी। फिर आज मैं निकली हूँ ज़बरदस्ती। यकीनन वो एक जाली थी जो कि बिलावल के से मोहब्बत का इज़हार भी कर रही थी और इस हवाले से उनका यही कहना था कि ये एक कौमी फरीज़ा है जिसको पूरा करना चाहिए और वो भी इस फरीज़े को पूरा करने के लिए, हालांकि उनके घर वाले इस पर राज़ी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो आई और अपने हक़ रायदही राजा इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। इसी सिलसिले में खबर दें आपको सखर से, जहाँ निसार सिद्दीकी टाउन UC 10 पर पोलिंग बिला तातुल जारी है। 4 पोलिंग स्टेशन पर 1000 से ज़्यादा वोट कास्ट हो चुके हैं। मजीद जानते हैं सखर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली खोसो से। जी अली। जी बिल्कुल, सखर में निसार सिद्दीकी टाउन UC नंबर 10 बादल फ़कीर पे जो है पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। आधे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। पोलिंग का अमल जो है वो बिला तातील अभी तक जारी है। जबकि वोटर के हिसाब से बात करें तो वोटर इस वक्त जो है कास्ट जो है यहाँ पे 4 पोलिंग स्टेशन बनाई गई हैं, जिनमें तकरीबन 1000 से ज़ायद वोटर्स ने अपना हक़ रायदही यहाँ पे कास्ट किया है। जबकि जो वोटर लिस्ट है उसके मुताबिक जो वोट रजिस्टर है वो 5088 वोट रजिस्टर हैं, जबकि 1000 से ज़ायद यहाँ पे जो है वोट इस वक्त कास्ट कर चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और मर्द की तादाद जो है वो शामिल है। जबकि 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान। आपको हमें तफसीलात से आगाह कर। और अब आपको बताएं कि गज़ा पर इजराइल की वहशत व बर्बरियत में कोई कमी नहीं आ सकी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,500 से तजावुज़ कर गई। अलगाजी कैंप पर इजराइल की बदतरीन बमबारी से बच्चों समेत 51 शहरी शहीद हो गए। हमास ने भी इजरायली फ़ौज पर हमले करके 24 फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी। 5 इजरायली फ़ौजी हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। गज़ा पर इसराइल के खूनी हमले जारी, ताज़ा निशाना अल-क़ासी कैंप बना। इसराइली बर्बरियत के मनासर ने दुनिया को दहला दिया। अल-क़ासी कैंप में निशाना बनने वाले ज़्यादातर बच्चे हैं। इसराइली तैयारों ने हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के घर को भी निशाना बनाया। घर में इनके 2 बेटे रिहाइश पसीर हैं। दूसरी तरफ हमास के ताज़ा हमले में 5 इसराइली फौजी हलाक हो गए। 24 फौजी गाड़ियाँ भी तबाह कर दी गयी। हमास ने हमले की वीडियो जारी कर दी।
गजा में अस्पताल, यूनिवर्सिटी और रिहायशी इमारतों के बाद कब्रिस्तान भी इसराइली बमबारी से महफूज न रहे। गजा के कब्रिस्तान पर फिजाई हमले में 10 अफराद की जान गई। मकबूसा मगरबी किनारे के कस्बे असून पर भी इसराइली फौज ने धावा बोला। घर घर तलाशी में मुतअद्दिद फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। अस्पतालों और एम्बुलेंसों पर इसराइली बमबारी के बाद जख्मी फलस्तीनी का इलाज करना महाल हो गया। गजा के 16 अस्पतालों और 32 तिब्बी मराकज़ में काम रुक चुका है। इसराइली वजीर बराए सकाफती उमूर आपे से बाहर हो गए। गजा पर एटम बम गिराने की धमकी दे दी। कहा कि गजा पर जौहरी हथियार फेंकना मुमकिन ऑप्शंस में से एक है। फलस्तीनी गजा छोड़ दें, आयरलैंड या सहराओं में चले जाएं। इजरायली वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने अमीहाई अलियाहू के बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। और इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी, अमरीका के साबिक सदर बराक ओबामा और अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर ने फलस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद कर दी। मजालिम को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम, अमरीका के साबिक सदर भी बोल पड़े। बराक ओबामा ने फलस्तीन में होने वाले मसालिम को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहा, मारे जाने वाले शहरियों का हमास से कोई ताल्लुक नहीं, किसी न किसी हद तक हम सब इसमें शरीक हैं। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर ने भी मसालिम के खिलाफ आवाज उठाई। कहा कि फलस्तीनी बच्चे भी इतने अहम हैं जितने के इसराइली और अमरीकी बच्चे। गजा की तबाही जदीद दौर के सबसे ज्यादा हौलनाक लम्हात में से एक है। बर्नी सैंडर का कहना था कि बमबारी से हजारों मर्द, औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया गया। ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अरब मुमालिक ने अमरीका से गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। कहा, मासूम फलस्तीनियों पर इसराइली जारहियत को दिफाई इक़दाम नहीं मानते। ओमान का इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात और आलमी अदालत में मुकदमा चलाने का मुतालबा। उर्दन वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इसराइल को आलमी क़वानीन से बालातर नहीं होना चाहिए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने तुर्किया के इसराइल से सफ़ीर वापस बुलाने का खैर मकदम किया। मासूम फलस्तीनियों पर इसराइली जारहियत को दिफाई इकदाम नहीं मानते। गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। 5 अरब ममालिक ने अमरीका से मुतालबा कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा ने उर्दन में सऊदी अरब, UAE, उर्दन, मिस्र और कतर के वजारत खारजा से मुलाकात की। अरब ममालिक ने 7 अक्टूबर को हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा, इसराइल को वहशीपन की इजाजत नहीं दे सकते। एंटोनी ब्लिंकन ने अरब ममालिक का मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। कहा, गजा में जंग बंदी नहीं होगी। उर्दन वजीर खारजा ने कहा, इसराइल गजा में जंगी जराइम का इर्तकाब कर रहा है। इसराइल को आलमी कवानीन से बालातर नहीं होना चाहिए। UAE के सिफारती मशीर ने कहा, अमरीका को तनाज़ात के फौरी खात्मे के लिए इक़दामात करने चाहिए। इसराइल से मुतालिक नई हिकमत अमली की जरूरत है। ऐसा न किया तो फिर खित्ते को नुकसान हो सकता है। ओमान ने इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम के तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इसराइली मुजालिम के खिलाफ आलमी अदालत काम करे, जंगी जराइम का मुकदमा चलाया जाए। फलस्तीनी अथॉरिटी का तुर्किया के इसराइल से सफीर वापस बुलाने का खैर मकदम। आलमी बरादरी से तुर्किया जैसा बहादुराना मौक़िफ़ अपनाने की अपील कर दी। अब आपको बताएं कि बोल न्यूज़ के चेयरमैन और CEO समीर चिश्ती का कहना है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पॉलिसियों के तसलसल को मुस्तकिल बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाए। SIFC के तहत मईशत की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा है। कफील अहमद की रिपोर्ट देखिए। बोल न्यूज कराची हेड ऑफिस में हार्वर्ड क्लब ऑफ पाकिस्तान के तहत बोल डायलॉग से खिताब करते हुए बोल न्यूज के चेयरमैन और CEO समीर चिश्ती ने कहा कि इस तरह के डायलॉग्स मजीद मुनाकिद किए जाएंगे। मुल्क में SIFC के तहत चीजें आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। हमने ये सेशन शुरू किया था कि हम इन्वेस्टर्स को पूछें कि भाई आप क्यों इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में और क्या कर सकती हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के और इन्वेस्टमेंट आए। तो ये पहला सेशन था, मगर हम ऐसे कोई हम 15-20 और करेंगे। डिफरेंट पैनलिस्ट को लाएंगे, डिफरेंट ऑडियंसेस को लाएंगे। हमने SIFC का एजेंडा ले लिया है, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस। उससे कहा है कि उन 4 सेक्टर्स में क्या हो सकता है। कॉलीग हैं SIFC में, वो कहते हैं कि हम बुलडोज करेंगे। सही कर रहे हैं, बुलडोज करें कि पॉलिसीज़ हैं उनको इन्फोर्स करवाना है। बेनिफिट्स एवरीवन, सबका फ़ायदा है ऐसे कि बुलडोज करें, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाएं कि और लोग इंकरेज हों और इन्वेस्टर्स भी आएँ। बोल डायलॉग्स में शरीक महाना वेल्थ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद शमून तारिक ने कहा कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है। मुख्तलिफ शोबाजात में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं, लेकिन
पॉलिसीज का तसलसल बहुत ज़रूरी है। इशू सिर्फ पाकिस्तान में एक ही है कि यहाँ पे जो हम ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर 2-3 साल के बाद देखते हैं, उसके बाद पॉलिसीज़ रिवर्स हो जाती हैं और हम एक सर्कल में घूमते रहते हैं, उसकी वजह से कभी भी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने पैसे कमिट कर नहीं सकता। अगर आप यहाँ पे लाके पैसे को स्टक कर देंगे, ग्रोथ भी नहीं आएगी, फिर आप डॉलर्स भी बाहर लेके नहीं जा सकते। सो आई थिंक पैसा आ सकता है पाकिस्तान में, बहुत आसानी से आ सकता है, लेकिन जब तक हम ये अपनी पॉलिसीज़ को फिक्स नहीं करेंगे और ये हर कुछ अरसे के बाद जो हम चेंज करते जाते हैं अपनी पॉलिसीज़, ये जब तक नहीं फिक्स करेंगे, मुझे लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल FDI और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते नजर नहीं आ रहे। बोल्ड डायलॉग्स में शरीक I2I वेंचर्स की जनरल पार्टनर एंड को फाउंडर मिसबा नकवी ने कहा कि मुल्क में मौके और वसाइल को एक जगह समेटने की जरूरत है। डायलॉग्स में शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में पॉलिसीज का तसलसल लाजमी होना चाहिए ताकि मुल्क बेहतर समत में आगे बढ़ सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, अब आपको बताएंगे वर्ल्ड कप का 35वां और अहम तरीन मैच, फखर जमान की तूफानी इनिंग, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 21 रन से शिकस्त दे दी। बारिश से मुतासरा मैच का फैसला DL मेथड के तहत हुआ। फखर जमान को 126 रन की धुआंधार इनिंग्स पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। फखर जमान की जारहाना इनिंग्स, बाबर का मोहतात अंदाज, कौमी टीम के बेंगलोर में तारीखी फतह, वर्ल्ड कप फाइनल 4 की उम्मीदें बरकरार। कप के अहम तरीन मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 21 रन से हरा दिया। कौमी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर कीवीज को बैटिंग की दावत दी। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान बॉलर्स की एक न चलने दी। कीवीज ने शाहीनों को 400 रन का नाकाबिले यकीन हदफ दिया। न्यूजीलैंड के रिचन रविंद्रा 108 और कप्तान विलियमसन ने 95 रन बनाए। हार जैसे हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की ओपनिंग जोड़ी नाकाम हो गई। पहली विकेट सिर्फ 6 रन पर गिर गई। फखर जमान और बाबर आजम की 194 रन की पार्टनरशिप ने मैच का रुख बदल दिया। मैच बारिश के बायस रोका गया। डकवर्थ लोइस मेथड के तहत पाकिस्तान ने 21 रन से फतह अपने नाम। फखर जमान को 81 गेंदों पर 126 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। बेंगलोर में वर्ल्ड कप का तारीखी एक रोजा मैच, न्यूजीलैंड 400 रन बनाकर भी शिकस्त से 2-4 हुआ। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम कहते हैं खुद पर यकीन था कि हदफ का ताक़ुब कर लेंगे। पाकिस्तानी इनिंग की इब्तिदा से पहले भी ड्रेसिंग रूम में यही पैगाम खिलाड़ियों को दिया था। कीवीज कप्तान केन विलियमसन बोले, अगर 50 ओवर्स का मैच होता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा खेला। तो बताएंगे पाकिस्तानी स्क्वाड बेंगलोर से कोलकाता पहुंच गया है। कौमी टीम 11 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में इंग्लैंड के खिलाफ ग्रुप का आखिरी मैच खेलेगी, जो पाकिस्तान टीम के लिए इंतहाई अहम है। इस वक्त कोलकाता पाकिस्तान का स्क्वाड पहुंच गया है। कौमी टीम 11 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में इंग्लैंड के खिलाफ ग्रुप का आखिरी मैच खेलेगी और इस मैच को पाकिस्तान के लिए जीतना लाजिम है। सेमीफाइनल की दौड़ में अगर मगर की कहानी जो शुरू हुई है उसमें अब पाकिस्तानी टीम इस वक्त जो है वो पहुंच गई है कोलकाता और ईडन गार्डन में 11 नवंबर को पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच। नादरा का इदारा जाली दस्तावेजात पर शनाख्त के खिलाफ मुस्तैद हो गया। 18,000 से ज़ायद जाली शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिए गए। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले नादरा के मुताबिक अहलकार भी मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए। दस्तावेजात पर शनाख्ती कार्ड बनवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। नादरा ने 18,000 से जायद गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड निशानदही करके मनसूख कर दिए। नए शनाख्ती कार्ड के इजरा के लिए मजीद फुल प्रूफ तरीका कार अपनाया जा रहा है। वालदैन और खूनी रिश्तेदारों की बायोमेट्रिक तस्दीक की जा रही है। SMS के जरिए खानदान के सरबराह को नए कार्ड के इजरा की इत्तला दी जा रही है। नादरा ने जाली शनाख्ती कार्ड बनाने में मुलव्वस मुतअद्दिद अहलकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयां भी की हैं। जिम्मेदारान को मुलाजमत से बरतरफी समेत दीगर बड़ी सजाएं दी गई हैं। नादरा अपने निजाम की साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए भी अहम इक़दाम कर रहा है। मुल्क में महंगाई का तूफान शिद्दत पकड़ने लगा। गरा फरोशों ने आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। सरकारी नरखनामे मजाक बन गए। गोश्त, दाल, सब्जियां, फल मुकर्रर नरखों से कई ज़्यादा पर फरोख्त होने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि सरकारी प्राइस लिस्ट जारी करने से कुछ नहीं होगा, इस पर अमल दरामद के लिए भी सख्त इक़दाम करना होंगे। मुल्क में मुनाफाखोर बेलगाम वसूल कर रहे हैं मन चाहे दाम। इस्लामाबाद में गरा फरोशों की मनमानियात जारी। रावलपिंडी में कीमतें कम, शहर इक़्तिदार में रेट ज़्यादा। शहरियों का कहना है कि मनमाने इजाफे को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं।
किसी के पास इसका रेट 260 है, किसी के पास इसका रेट 270 है, किसी के पास 280 है। गरीब के लिए है ना मसला, तो उनका ये बड़ा मसला नहीं है, उनकी प्रायोरिटी कुछ और है, तो मेन वजह तो ये है। लाहौर में सब्जी फरोशों ने सरकारी फहरिस्तों को मजाक बना दिया। टमाटर के सरकारी रेट 175 रुपए किलो, लेकिन खरीदारों से 240 से 280 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। 115 रुपए फी किलो वाला प्याज 135 से 140 रुपए में दस्तयाब है। आलू 120 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इजाफा तो हो रहा है, हर जगह का रेट अलग अलग है, अपना अपना रेट लगाया हुआ लोगों ने। हुकूमत है कोई नहीं दी, अपने अपने रेट ने। माल मंडी दे विच हर चीज़, हर जानवर महंगा है। कराची में भी दुकानदारों ने सरकारी नरखनामे हवा में उड़ा दिए। खरीदारों का कहना है कि कमिश्नर कराची रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। कहीं पे भी रेट लिस्ट नज़र नहीं आती, किसी भी जगह चले जाएं, चाहे मुर्गी वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे दालों वाला हो। किधर आते हो चेकिंग करने तो कम कर देते, फिर बाद में वही हो जाते हैं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। मुनाफाखोर सरकारी कीमत को नज़रअंदाज करके मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। पेशावर में दूध की कीमत 180 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 200 से 240 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। कराची में पहली बार ऑनलाइन मुकदमा दर्ज कर लिया गया। न्यूयॉर्क में मुकीम शहरी कामरान अली ने गाड़ी चोरी होने की FIR दर्ज करवाई। कराची में पहली बार ऑनलाइन FIR दर्ज। न्यूयॉर्क के शहरी ने गाड़ी चोरी का पर्चा कटवा दिया। न्यूयॉर्क में मुकीम शहरी कामरान अली की मुद्दत में शारा फैसल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक गुलशन जमाल में 20 अक्टूबर को घर के बाहर से गाड़ी गायब हुई। रिजवान अशरफ उर्फ झूले लाल ने गाड़ी चुराई और इसे जाली साइन करके 65,000 रुपए में आगे फरोख्त कर दिया। रिजवान अशरफ उर्फ झूले लाल ने 29 अक्टूबर को व्हाट्सएप पर गाड़ी बेचने से मुतालिक बताया। मुलजिम ने 7,000 रुपए के जाली दस्तावेजात भी तैयार करवाए। SSP इरफान बहादुर ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। कराची की तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें एक ऑनलाइन शिकायत मौसूल हुई, जिसमें उन्होंने कंप्लेन की अपनी। उस कंप्लेन के ऊपर कानूनी राय ली गई और कानूनी राय लेने के बाद हमने अपने थाने में, शारा फैसल थाने में वो पर्चा दर्ज किया और अब उस पर मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। झूले लाल 2 मरतबा मंशियात के मुकदमात में शारा फैसल थाने में गिरफ्तार हो चुका है। और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान मजीद 7,000 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस गए। वापस जाने वाले अफराद की तादाद 1,82,000 से तजावुज़ कर गई। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ मुल्क गिर कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। गिरफ्तार अफराद को वतन वापस भेजने के लिए ट्रांजिट कैंप्स में रखा जा रहा है। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। चमन और तोरखम बॉर्डर से मजीद हज़ारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन रवाना कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज भी 7,135 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस गए। पाकिस्तानी जेलों में मौत किया जा रहा है। महकमा दाखिला के मुताबिक मुख्तलिफ जेलों से मजमूई तौर पर 496 गैर कानूनी कैदियों को डिपोर्ट किया गया। कराची में भी गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज हो गयी। गिरफ्तार अफराद को ट्रांजिट कैंप्स मुंतकिल किया जा रहा है। मंडी भाउद्दीन में भी 57 अफराद को पुलिस सिक्योरिटी में तोरखम बॉर्डर रवाना कर दिया गया। पंजाब और बलूचिस्तान में गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। इसी सिलसिले में आपको बताएं कि तालिबान हुकाम ने पाकिस्तान से एक बार फिर गैर कानूनी मुकीम अफगानों को वापसी के लिए वक्त देने का मुतालबा कर दिया। अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखून ने कहा कि तालिबान हुकाम के साथ कोई मामला या मुश्किल है तो अफ़हाम तफ़हीम और बातचीत से हल हो सकता है। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वापसी। तालिबान हुक्काम का पाकिस्तान से मोहलत देने का मुतालबा। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखवन ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि गैर कानूनी मुकीम अफगानों की तजलील न की जाए, उनको वापसी के लिए वक्त दिया जाए ताकि वो इज्जत के साथ अपने मुल्क वापस जा सके। मुल्ला हसन अखवन ने कहा कि अगर आपका तालिबान हुक्काम के साथ कोई मामला या मुश्किल है तो वो अफ़हाम तफ़हीम और बातचीत से हल हो सकता है। अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब मुजाहिद ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान अफगानों को निकालने के मुमकिन नताइज का जायजा ले और वो करे जो बाद में बर्दाश्त कर सके। हुकूमतों और ओहदेदारों की पॉलिसी है कि अपने मुल्क को भी मुश्किल में डाल रहे हैं और हमसायों का ख्याल भी नहीं कर रहे। पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात का 75% खाम तेल दरामद करता है, जबकि 25%
मकामी रिफाइनरियों की तरफ से तैयार किया जाता है, मगर मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले तेल का फ़ायदा भी आवाम को नहीं मिल पाता। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी ने डेरे डाल लिए। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दर्जा हरारत गिरने लगा है। पंजाब में सुबह सवेरे धुंध से हद निगाह मुतासर रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि मगरबी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कहीं बादल, कहीं रिमझिम तो कहीं धुंध का राज। मुल्क में मौसम के अलग अलग अंदाज। बालाई इलाकों में ठंडी हवाओं ने डेरे डाल लिए। लेह में दर्जे हरारत -4 और कालाम में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा को सुरमई बादलों ने घेर लिया। महकमा मौसमियात ने पेशावर, चतराल, सवात, मानसहरा, एबटाबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में खिज़ां के रंग बिखर गए। हर तरफ जर्द पट्टों ने मंजर हसीन कर दिए। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बलूचिस्तान में जाड़े ने रंग जमाना शुरू कर दिया। गल्लात में 5 और कोयटा में पारा 6 तक गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने मंजर धुंधला दिए। मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे धुंध का राज रहा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का राज बरकरार है। और गुर्दे के मरीजों के लिए बड़ी खबर है। सऊदी अरब में घर पर डायलिसिस के लिए जदीद तरीन मशीन मुतारिफ करवा दी गई। कंपनी को मशीन की खरीदारी के लिए 95 दरख्वास्तें मिल चुकी। माहिरीन के मुताबिक जो मरीज मजबूरी की वजह से घरों से नहीं निकल सकते, उनके लिए नई मशीन मिसाली साबित होगी। तेज तरीन थ्रो कुल्हाड़ी निशाने पर जा लगी। इटली के शहरी ने 40 मीटर दूर कुल्हाड़ी फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मौसम ने करवट ली तो खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हुआ। बढ़ती महंगाई ने खुश्क मेवाजात को आवाम से दूर कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से मासन यूसुफ। खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल रिवायत का हिस्सा। महंगाई ने ड्राई फ्रूट्स को अमीरों तक महदूद कर दिया। बेशतर मेवाजात की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। होलसेल मार्केट में बादाम 2400 रुपए, पिस्ता 3600 रुपए, चिलगोजा 12,000 रुपए, काजू 3600, जबकि इंजीर 2400 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। गाहक कम होने के बायस दुकानदार भी परेशान हैं। डॉलर का कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो बाहर से जो इशिया आ रहे हैं ना, वो कभी डॉलर जब ऊपर चला जाता है तो महंगे हो जाते हैं। जब हम मार्केट चले जाते हैं खरीदने के लिए तो वो उसी रेट पे देते हैं। भाई हम लोगों ने तो पुरानी खरीद पे लिया हुआ है। जब सस्ते हो जाए तो भी महंगा हो जाता है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हुकूमत से ये गुजारिश है कि थोड़ा कुछ कर ले। बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बड़े भी और बूढ़े भी, लेकिन महंगाई की वजह से ही। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।